अगर आप धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यह सुनने में अजीब लगता है ना? हमें जीवन भर यह सिखाया गया कि सफलता पाने के लिए बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, एक अच्छी नौकरी हासिल करनी चाहिए और पैसे बचाने चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही सोच है जिसने दशकों से ज्यादातर लोगों को एक अंतहीन दौड़ में फंसा रखा है। जब आप मेहनत करते हैं, टैक्स चुकाते हैं और जो बचा है उसे बचाने की कोशिश करते हैं, वहीं अमीर लोग बिना इन नियमों का पालन किए और भी अमीर होते जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको संपन्नता के 7 स्वर्ण नियम बताऊंगा, वो नियम जो अमीर लोग एक दूसरे को सिखाते हैं लेकिन जो गरीब और मध्य वर्गीय लोग शायद ही कभी सुनते हैं। ये वही नियम हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी और आपकी भी बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतना काम क्यों करते हैं और फिर भी पैसे कभी नहीं बचते? क्यों जब भी वेतन बढ़ता है कुछ ही महीनों में वही पुरानी तंगी फिर लौट आती है? यह सच्चाई कड़वी है लेकिन जरूरी है। ज्यादातर लोग एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जिसे उन्हें वहीं रखने के लिए बनाया गया है, महीने दर महीने उसी चक्रव्यूह में घूमते हुए। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं खुद उस चक्र का हिस्सा था। मेरे जैविक पिता एक बुद्धिमान व्यक्ति जिनके पास PhD थी और जो हवाई राज्य के शिक्षा विभाग में निदेशक थे, हमेशा कहा करते थे, अच्छे से पढ़ो, अच्छे अंक लाओ, एक स्थिर नौकरी पकड़ो और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। लेकिन जितना मैं उन्हें सुनता था उतना ही साफ समझ आता था कि वे हमेशा कर्ज में रहते, तनाव में रहते और अगले वेतन चेक का इंतजार करते। फिर मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त के पिता से हुई जिन्हें मैंने अमीर पिता कहा, और उन्होंने एक बात कही जिसने मेरी पूरी सोच को बदल दिया। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दो। इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। इस दौड़ से बाहर निकलने का पहला कदम है सोच को बदलना। यह आसान लगता है लेकिन है नहीं। आपको बचपन से मिली उस मानसिकता को छोड़ना होगा जो यह कहती है कि वित्तीय सफलता का रास्ता किसी कंपनी में तरक्की करते हुए और बाद में पेंशन के सहारे रिटायर होने से गुजरता है। वो बात 1950 में सही रही होगी, आज नहीं। दुनिया बदल गई है लेकिन शिक्षा प्रणाली वही की वही है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप जानते हैं कि संपत्ति यानी असेट क्या होती है और दायित्व यानी लायबिलिटी क्या होता है? अगर आप सोचते हैं कि एक कार या एक मकान सिर्फ इसलिए संपत्ति है क्योंकि उसका बाजार मूल्य है, तो आप गलत खेल खेल रहे हैं। किसी चीज के संपत्ति या दायित्व होने का फैसला उसके मूल्य से नहीं बल्कि नकदी प्रवाह से होता है। अगर वो चीज हर महीने आपकी जेब में पैसा लाती है तो वह एक संपत्ति है, अगर वो आपकी जेब से पैसा निकालती है तो वह दायित्व है। बात इतनी सीधी है। मुझे एक फरारी चाहिए थी, लेकिन उसे खरीदने से पहले मैंने एक ऐसा निवेश खड़ा किया जो मुझे नियमित आमदनी देने लगा। जब उस निवेश से उतनी कमाई होने लगी तो उसी ने फेरारी के लिए भुगतान किया। जब मैंने एक रोल्स रॉयस खरीदना चाहा, मैंने वही तरीका अपनाया, और ये दिखावे के लिए नहीं था, ये खेल को समझने के लिए था। मैं चाहता तो सीधे अपने पैसे से कार खरीद सकता था, लेकिन क्यों ना ऐसा कुछ बनाऊं जो मेरी तरफ से उस लग्जरी का भुगतान करे और मेरी पूंजी को छुए बिना। यही है वित्तीय समझदारी। यही वो सोच है जो एक कर्मचारी की मानसिकता को छोड़कर निवेशक की मानसिकता को अपनाने की शुरुआत होती है। अब जरा कल्पना कीजिए एक आम आदमी की, शायद वही जो ये वीडियो देख रहा है, जो हर महीने लगभग 40,000 से 1 लाख रुपए के बीच कमाता है, हफ्ते में 40 से 50 घंटे काम करता है, किराया या गृह ऋण चुकाता है, कार की EMI भरता है, बच्चों की पढ़ाई, राशन और स्वास्थ्य बीमा में खर्च करता है, और महीने के अंत में क्या बचता है? कुछ नहीं, या और बुरा, कर्ज। और जब कोई अवसर आता है जैसे कोई निवेश, कोर्स या नया व्यापार, तो जवाब होता है अभी नहीं कर सकता, पैसे नहीं है। लेकिन असली समस्या पैसे की कमी नहीं है, असली समस्या है पैसे के बारे में उसकी सोच। अगर आप अपनी तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले बिल भरने लगते हैं तो आप उस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं जो आपको उसी जगह पर बनाए रखता है। आप पैसा बैंक को दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी पैसे में से थोड़ा हिस्सा अलग रखकर संपत्तियां बनाना शुरू करें तो शुरू में छोटी छोटी चीजें, एक ऐसा कोर्स जो निवेश करना सिखाए, एक किताब जो बेचने का तरीका बताए, हर महीने की थोड़ी सी बचत जो किसी सावधि जमा या रियल एस्टेट फंड में लगाई जा सके, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे आपके लिए पैसा वापस लाने लगे। मैं अक्सर कहता हूं, पहले ऐसी संपत्ति खरीदो जो आपके खर्चों को उठा सके, उसके बाद ही खर्च करने की चीजें खरीदो। यह सुनने में आसान लगता है और है भी, लेकिन असली चुनौती है अनुशासन। एक नया मोबाइल, नई कार, मौसमी कपड़े, इनके आकर्षण से खुद को रोकना जब तक आपने कोई आय का स्रोत नहीं बनाया हो बहुत कठिन है। अगर आप सोच रहे हैं कि लेकिन रॉबर्ट, मेरी आमदनी ही इतनी कम है कि कुछ बचता ही नहीं है, तो मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जब लोगों को 13वां वेतन या बोनस मिलता है तो वे क्या करते हैं? उनका पहला काम होता है खर्च करना। वे यात्रा पर जाते हैं, गाड़ी बदलते हैं, नई टीवी खरीदते हैं। बहुत कम लोग इस पैसे का इस्तेमाल किसी संपत्ति को खरीदने के लिए करते हैं। ब्राजील के गेटुलियो वर्गास फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 100 में से 60 से ज्यादा ब्राजीलियाई लोग अपने 13वें वेतन का उपयोग कर्ज चुकाने में करते हैं और उसके बाद दोबारा कर्ज में डूब जाते हैं। ये पैसों की कमी नहीं है, ये वित्तीय शिक्षा की कमी है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जीना बंद कर देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप स्वतंत्र हो, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब पैसा हर महीने आपके पास आता है, भले ही आप काम ना कर रहे हो। इसे नकदी प्रवाह कहते हैं, और नकदी प्रवाह आता है संपत्तियों से। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपका दिमाग एकदम अलग तरह से काम करने लगता है। आप हर खर्च को देखकर सोचते हैं कि क्या ये मेरे जेब में पैसा डाल रहा है या निकाल रहा है। आप हर अवसर को देखकर पूछते हैं कि क्या ये संपत्ति बन सकती है। आप अमीरों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। लोगों के लिए सबसे बड़ा डर होता है असफलता का डर, निवेश में घाटा होने का डर, लालची दिखने का डर। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, गलतियां होना प्रक्रिया का हिस्सा है। मैंने खुद 2 बिजनेस में असफलता देखी, उससे पहले कि मैं सफल हो पाया, लेकिन हर एक से मैंने कुछ सीखा, और जो मैंने सीखा उसने मुझे एक साम्राज्य खड़ा करने में मदद की। गलती ने मुझे सिखाया, स्कूल ने कभी नहीं सिखाया। अगर आप सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो कभी शुरू ही नहीं करेंगे। आपको छोटा शुरू करना होगा, लेकिन शुरू जरूर करना होगा। एक निवेशक की सोच विकसित करनी होगी, संपत्तियों को ढूंढना होगा, भीड़ से अलग चलना होगा, क्योंकि अगर आप वही करते रहे जो ज्यादातर लोग करते हैं तो वही मिलेगा जो उन्हें मिलता है, कर्ज, तनाव और एक अनिश्चित रिटायरमेंट। तो मुझे बताइए, क्या आप उसी चूहा दौड़ में फंसे रहना चाहते हैं, या अपनी सोच बदलकर वो जीवन बनाना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं? अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो पहला कदम तो आपने ले ही लिया है। अब सब कुछ आप पर निर्भर है। जब मैंने ये समझना शुरू किया कि टैक्स सिस्टम असल में कैसे काम करता है, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जला दी हो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनका सबसे बड़ा खर्च क्या है। न कि किराया, न कि राशन, असली खर्च होता है टैक्स। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोई स्कूल में नहीं सिखाता। सोचिए, आपने सालों पढ़ाई की, डिग्री ली, अच्छी नौकरी मिली और अब आप ठीक ठाक आमदनी कमा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पैसा आपके खाते में आता है, क्या होता है? पहला हिस्सा चला जाता है आयकर में, फिर सामाजिक सुरक्षा, उपभोग टैक्स, बैंक शुल्क वगैरह में कटता चला जाता है। इससे पहले कि आप निवेश, बचत या कुछ बनाने के बारे में सोच सकें, आपकी कमाई का 40% से ज्यादा पहले ही जा चुका है। और सबसे चुभने वाली बात, जब आप अपनी कमाई का 40, 50, यहां तक कि 60% टैक्स में दे रहे होते हैं, तब कुछ लोग और कंपनियां पूरी तरह से कानूनी तरीके से 20, 10 या 0% टैक्स ही देते हैं। हाँ, 0, क्योंकि उन्होंने इस खेल को समझ लिया है और वे इसे बेहतर तरीके से खेल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेता है तो अधिकांश लोग क्या करते हैं? वे एक छोटी सी दुकान खोलते हैं, एक स्ट्रीट फूड स्टॉल लगाते हैं या कोई ऑनलाइन व्यापार शुरू करते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन समस्या ये है कि जब आप स्वरोजगार करते हैं, ये एक छोटे व्यवसाय के मालिक बनते हैं, तो आप उस कर श्रेणी में आ जाते हैं जो अक्सर बड़ी कंपनियों से भी अधिक कर चुकाती है। ये अनुचित लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। एक स्वनियोजित व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत करों और व्यवसाय के करों दोनों का भुगतान करना होता है। नतीजा, वो एक ऐसे निगम से अधिक टैक्स देता है जिसमें 500 कर्मचारी काम कर रहे हों। ये अजीब लग सकता है, लेकिन यही सिस्टम का डिजाइन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकार उन लोगों को प्रोत्साहन देती है जो वे समस्याएं हल करते हैं जिन्हें सरकार स्वयं नहीं सुलझा सकती। सरकार को रोजगार की जरूरत होती है, इसलिए वो उन कंपनियों को टैक्स में छूट देती है जो अधिक लोगों को नौकरी देती है। सरकार नवाचार चाहती है, इसलिए वो अनुसंधान और विकास में निवेश करने वालों को लाभ देती है। सरकार को सस्ती आवासीय योजनाओं की आवश्यकता है, इसलिए वो उन लोगों को कर लाभ देती है जो ऐसे मकान बनाते हैं या किराए पर देते हैं। जो लोग इसे समझते हैं वे कानून का लाभ उठाते हैं, और जो नहीं समझते वे शिकायतें करते रहते हैं और अधिक भुगतान करते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण, आपने अमेज़न का नाम तो जरूर सुना होगा। यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। वर्ष 2018 में जब कंपनी का लाभ 11 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक था, तब उसने अमेरिका में संघीय कर के रूप में कितना भुगतान किया? 0। और यह पूरी तरह कानूनी था। कंपनी ने टैक्स छूटों का उपयोग किया, अनुसंधान में पुनर्निवेश किया, रोजगार पैदा किए और ऐसे क्षेत्र में व्यापार किया जहां कर में छूट मिलती है। यह टैक्स चोरी नहीं है, यह वित्तीय शिक्षा का सर्वोच्च स्तर है। और ऐसा नहीं है कि केवल अरबपति ही ये सब कर सकते हैं। मैंने भी शुरुआत बहुत छोटी से की थी। मेरे अमीर पिता से मैंने जो पहली चीज सीखी वो ये थी कि एक ऐसी संरचना बनाओ जिससे कर का बोझ कम हो सके। और ये मैंने उस समय सीखा था जब मेरा कोई बड़ा व्यापार भी नहीं था। मैंने जाना कि अगर आप अपनी कंपनी की संरचना को समझदारी से बनाते हैं तो आप कर चुकाने से पहले अपने लाभ को किसी संपत्ति में पुनर्निवेश कर सकते हैं, जबकि एक कर्मचारी को पहले टैक्स चुकाना पड़ता है और फिर वो जो भी करना चाहता है कर सकता है। अब जरा एक सरल उदाहरण लें। मान लीजिए आपने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया और लाभ कमाया। यदि आप उस पूरे लाभ को निकालकर खर्च कर देते हैं तो वो चला जाएगा,
लेकिन यदि आप उस पैसे को पुनर्निवेश करते हैं, जैसे कि किसी को काम पर रखना जिससे आपका व्यापार बढ़े, कोई उपकरण खरीदना जिससे उत्पादकता बढ़े, या मार्केटिंग में निवेश करना जिससे बिक्री बढ़े, तो आप न केवल अपने व्यापार को बढ़ाते हैं बल्कि वह निवेश कर गणना से घट भी सकता है। इसका मतलब आपको कम टैक्स देना पड़ेगा और आपकी कमाई बढ़ेगी। पर अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते, क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब तो अमीरों के लिए होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने ये बातें पहले ही समझ ली होती हैं। इसका उल्टा नहीं होता। अब आते हैं असली क्रियान्वयन पर। आपको अपनी कर प्रणाली की बुनियादी बातों को सीखना शुरू करना होगा। क्या आपको अकाउंटिंग से डर लगता है? मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने ये डर इसलिए पार किया क्योंकि मैंने समझा कि जब तक मैं ये नहीं जानूंगा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक मैं कभी वित्तीय स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगा। आपको व्यवसाय के प्रकार जानने होंगे, विभिन्न कर ढांचों को समझना होगा, ये जानना होगा कि कब एकल स्वामित्व से हटकर निजी लिमिटेड कंपनी बनाना फायदेमंद होगा, या कब कॉम्पोजिट स्कीम से हटकर रेगुलर टैक्सेशन अपनाना चाहिए। ये सब ये तय करता है कि आप अपनी कमाई में से कितना बचा पाते हैं, और जितना अधिक आप बचाते हैं उतना ही आप दोबारा निवेश कर सकते हैं। ये जलाशय बनाने जैसा है, जितनी ज्यादा दरारें होंगी उतना कम पानी आप सहेज पाएंगे। अगर आप ये नहीं सीखते कि रिसाव को कैसे रोका जाए, जैसे कि गलत टैक्स योजना, खराब संरचना और निवेश की कमी, तो आप हमेशा रिसते हुए बाल्टियों में पानी भरते रहेंगे। और यही वजह है कि अधिकतर लोग आर्थिक रूप से असफल हो जाते हैं। यह काम की कमी नहीं है, यह वित्तीय संरचना और कर रणनीति की कमी है। और शायद अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन रॉबर्ट ये सब बहुत जटिल लग रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करूं। और यही सोच है जो लगभग 95% लोगों को अमीर बनने से रोकती है। मैं आपकी स्थिति समझता हूं। जब मैंने शुरुआत की थी तब ना तो YouTube था और ना ही कोई ऑनलाइन कोर्स, लेकिन आज आपके पास ये सब उपलब्ध है। अब जानकारी की कमी नहीं है, कमी है तो निर्णय लेने की। दुनिया को देखने के तरीके को बदलने की जरूरत है। और मैं आपसे ये भी कहूंगा, अगर आपके पास ये सीखने का समय नहीं है कि अपने करों को कैसे कम किया जाए, तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ कर चुकाने के लिए काम करते रहेंगे। क्या आप सच में चाहते हैं कि आप अपना पूरा जीवन अमीरों की तुलना में दुगना टैक्स चुकाकर बिता दें, सिर्फ अज्ञानता के कारण? या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए और उनके जैसे खेलने के नियम सीखने के लिए? अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो एक करदाता की तरह सोचना बंद करना होगा। आपको एक ऐसे व्यक्ति की तरह सोचना होगा जो संपत्तियां बनाता है, व्यवसायों को संरचित करता है और अपने नकदी प्रवाह को नियंत्रित करता है। क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता अधिक कमाने से नहीं आती, यह अधिक बचाने से आती है, और यह कर बुद्धिमत्ता से शुरू होती है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप सिस्टम द्वारा शोषित होते रहना चाहते हैं, या आप इसे समझने और अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह सिस्टम आपके लिए नहीं बदलेगा, लेकिन आप सिस्टम के भीतर खेलने का अपना तरीका बदल सकते हैं। और यही असली फर्क मनाता है। जब मैंने जेरोक्स में काम शुरू किया तो बहुत से लोगों ने सोचा कि मैंने समझौता कर लिया है, एक स्थिर नौकरी, तय वेतन, सुविधाएं। लेकिन जो कोई नहीं देख सका और शायद सोच भी नहीं सका वो ये था कि मैं वहां सिर्फ एक वजह से था, बेचने सीखने के लिए। मैं एक शर्मीला और शांत व्यक्ति जिसे लोगों के सामने बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मुझे असली दुनिया में जीतना है तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण कौशल में महारत हासिल करनी होगी। बेचने की क्षमता, संवाद की क्षमता, मूल्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता। और सच कहूं तो वो 4 साल मेरे जीवन की किसी भी डिग्री से कहीं ज्यादा मूल्यवान थे। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे, जिनके पास शानदार सीवी थे, लेकिन फिर भी वो व्यापार की दुनिया में बुरी तरह असफल हो गए। सिर्फ एक कारण से, उन्हें खुद को बेचना नहीं आता था, उन्हें संवाद करना नहीं आता था, वो विचारों को प्रस्तुत नहीं कर पाते थे, सौदे को बंद नहीं कर पाते थे, लोगों से जुड़ नहीं पाते थे। और ये समस्या जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। आपके पास सबसे अच्छा उत्पाद हो सकता है, सबसे अच्छा समाधान, सबसे अच्छी मंशा, लेकिन अगर आप उसे संप्रेषित नहीं कर सकते तो दुनिया कभी नहीं जानेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि बेचना सीखना मतलब जीना सीखना। यह समृद्धि सीखना जैसा है। बिक्री हर जगह है। जब आप नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं तो आप खुद को बेचते हैं। जब आप कोई प्रस्ताव पेश करते हैं, निवेशक ढूंढते हैं या टीम का नेतृत्व करते हैं तो आप एक विचार, एक दृष्टिकोण, एक उद्देश्य बेच रहे होते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि बेचना मतलब सिर्फ कोई उत्पाद जबरदस्ती देना जैसा है, तो आपने अभी तक इसका सार नहीं समझा। बेचना मतलब लोगों की मदद करना ताकि वो ऐसे निर्णय ले सकें जो उनके जीवन को बेहतर बनाएं। ये सब कुछ बदल देता है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग डरते हैं। अस्वीकृति का डर, जबरदस्ती लगने का डर, असफलता का डर। मुझे भी डर लगता था, लेकिन आपको यह समझना होगा कि डर कभी खत्म नहीं होता।
जो बदलता है वो है आपका डर के साथ रिश्ता। मुझे आज भी याद है जेरोक्स में मेरा पहला ना बहुत बुरा लगा। मैं घर गया और खुद को एक असफल इंसान समझा, लेकिन फिर मैंने समझा कि हर ना मुझे एक हाँ के करीब ले जा रहा था, और अगर मैं बिक्री की कला में महारत हासिल कर लूं तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अब हम आते हैं एक और अनिवार्य कौशल पर, वित्तीय शिक्षा। और यहीं पर हमारी समाज की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। आप स्कूल में 12 साल से भी ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं सिखाता कि नकदी प्रवाह क्या होता है। कोई आपको ये नहीं समझाता कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है। कोई ये नहीं बताता कि वित्तीय विवरण कैसे पढ़ा जाता है। भले ही आप भविष्य में कोई व्यवसाय ही क्यों ना शुरू करें, आप रसायन शास्त्र के सूत्र आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि किसी निवेश से होने वाला लाभ कैसे गणना किया जाता है। और ये कोई संयोग नहीं है, ये पूरी प्रणाली ही इस तरह बनाई गई है कि वो अच्छे कर्मचारी तैयार करे, न कि स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति। इसलिए मैंने स्वयं वित्तीय ज्ञान अर्जित करना शुरू किया। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था अपनी खुद की वित्तीय विवरण तालिका बनाना सीखना। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। अधिकतर लोगों ने कभी अपनी व्यक्तिगत नकदी प्रवाह तालिका नहीं देखी है। उन्होंने कभी नहीं बैठकर अपनी आय के स्रोत, अपनी देनदारियां, अपने परिसंपत्तियां, अपने स्थायी खर्च और परिवर्तनीय खर्चों को लिखा ही नहीं। और यही कारण है कि वे अंधेरे में जीते हैं। वे भावना के आधार पर निर्णय लेते हैं, आंकड़ों के आधार पर नहीं। फिर क्रेडिट कार्ड की सीमा पार हो जाती है, ओवरड्राफ्ट चालू हो जाता है, कर्ज बढ़ता चला जाता है, और उन्हें यह समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको अपने पैसे को देखना सीखना होगा, उसे कागज पर उतारना होगा, यह समझना होगा कि वो कहां जा रहा है। क्योंकि जब आप स्पष्ट रूप से देखते हैं तभी आपके पास नियंत्रण की शक्ति आती है। आप सुधार कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, लेकिन जब आप नहीं देख पाते तब आप केवल प्रतिक्रिया करते हैं। और केवल प्रतिक्रियावादी जीवन जीना ही वो चीज है जो आपको जकड़े रखती है। एक सरल उदाहरण लीजिए। मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप हर महीने एक बार समय निकालें और अपनी व्यक्तिगत वित्तीय विवरण तालिका तैयार करें। यह आपकी आर्थिक सेहत की जांच जैसा होता है। उसमें आप देख पाएंगे कि आपको अंदर ही अंदर क्या धीरे धीरे खत्म कर रहा है। कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आप उपयोग ही नहीं करते, कोई ऐसी कार जो आपने फाइनेंस पर ली है और जो आपकी तनख्वाह का आधा हिस्सा खा जाती है, कोई छोटा खर्च जो दिखने में साधारण लगता है लेकिन महीने के अंत में वो बहुत भारी पड़ता है। और सबसे अहम बात, आप देखना शुरू करेंगे कि आपके संभावित संपत्ति कहां छिपे हुए हैं। कोई प्रतिभा जिसे आप कमाई में बदल सकते हैं, कोई विचार जिसे व्यवसाय बनाया जा सकता है, अतिरिक्त आय का कोई अवसर। और यही नहीं, जब आप एक वित्तीय विवरण तालिका पढ़ना सीख जाते हैं तब आप एक निवेशक की तरह सोचने लगते हैं। आप केवल कीमत नहीं देखते, आप मूल्य समझने लगते हैं। आप उपभोक्ता की सोच से निकलकर एक निर्माता की सोच में प्रवेश करते हैं। और यह आपकी दुनिया को देखने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, खुद को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल देता है। इसी वजह से मैंने कैश फ्लो नाम का खेल बनाया, ताकि मैं वो सिखा सकूं जो कोई नहीं सिखाता। क्योंकि अपने नकदी प्रवाह को समझना ही पहला कदम होता है किसी भी व्यवसाय को समझने का। जब कोई बैंक आपका क्रेडिट स्कोर देखता है, वो आपकी डिग्री नहीं देखता, वो आपकी वित्तीय विवरण तालिका देखता है। जब कोई निवेशक आपके व्यवसाय को देखता है तो वो भी यही देखना चाहता है। और जब आप खुद जानना चाहेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, तो इसका उत्तर यही मिलेगा। इसलिए ये कौशल उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। आप एक्सेल में माहिर हो सकते हैं, तकनीक में निपुण हो सकते हैं, रचनात्मक और दूरदर्शी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने दुनिया से संवाद करना और अपने पैसे को सामरिक तरीके से प्रबंधित करना नहीं सीखा, तो आपका अमीर बनने का रास्ता या तो बहुत धीमा होगा या कभी शुरू ही नहीं होगा। और इससे पहले कि आप कहें कि लेकिन रॉबर्ट, मैं तो संख्याओं में अच्छा नहीं हूं, तो मैं आपको बताता हूं, मैं भी नहीं था। मैं कहानियां सुनाने में अच्छा था, लोगों से सीखने में और ध्यान से देखने में। मुझे वित्त को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि यही वो रेखा है जो आजाद लोगों को बंधनों में जकड़े लोगों से अलग करती है, अमीरों को कर्ज में डूबे लोगों से अलग करती है, आदेश देने वालों को आदेश मानने वालों से अलग करती है, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। मैंने इस संघर्ष को अपनाया, क्योंकि अंत में यह सब एक सवाल पर आता है, क्या आप अपनी ही अज्ञानता के गुलाम बने रहना चाहते हैं, या आप वो सब सीखने को तैयार हैं जो जरूरी है, चाहे शुरुआत में असहज हो, ताकि आप वो आजादी पा सकें जिसके आप हकदार हैं। आज जो कौशल किसी व्यक्ति को समृद्ध बनाते हैं वे नहीं हैं जो 50 साल पहले मूल्यवान थे। आज जो लोग बेचना जानते हैं, स्पष्टता से संवाद करते हैं, पैसे के प्रवाह को समझते हैं और वित्तीय रणनीतियां बनाना जानते हैं, यही लोग आज के नए अमीर हैं। यह किस्मत की बात नहीं है, यह व्यावहारिक ज्ञान की बात है, और यह पहले से कहीं अधिक सुलभ है। अब तुम्हें सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। क्या तुम बाहर खड़े रहकर बस देखते रहोगे, या फिर उस रास्ते पर चलना शुरू करोगे जो तुम्हें अंदर की ओर ले जाए, वहां जहां असली नतीजे पैदा होते हैं?
जब मैं छोटा था तब मुझे हमेशा सुरक्षित रास्ता अपनाने का दबाव महसूस होता था। मेरे जैविक पिता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और शिक्षा में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त चाहते थे कि मैं एक नौकरी करूं। मेरी मरीन कोर्स से विदाई के बाद मेरा पहला कदम एक बड़ी एयरलाइन में पायलट बनने की दिशा में हो सकता था। ये रास्ता सबको सामान्य, पूर्वानुमेय और तथाकथित सुरक्षित लगता था। मेरी माँ जो एक नर्स थी, चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, क्योंकि विशेषज्ञ बनने का मतलब था सम्मान, स्थिरता और अच्छा वेतन। लेकिन मेरे अंदर कहीं गहराई में मुझे पता था कि ये मेरा खेल नहीं था, क्योंकि डिग्रियां और स्थायित्व होने के बावजूद मेरे माता पिता हमेशा बिल चुकाने के लिए संघर्ष करते रहते थे और ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी। तभी मैंने ये समझना शुरू किया कि वो कौन लोग हैं जो पैसे के पीछे भागते रहते हैं और वे कौन हैं जिनके पीछे पैसा खुद भागता है। और जब मेरे अमीर पिता ने मुझे कैश फ्लो क्वाड्रेंट की अवधारणा सिखाई तो सब कुछ एकदम साफ हो गया। उस 4 हिस्सों वाले मॉडल ने मेरी जिंदगी बदल दी और ये तुम्हारी भी बदल सकता है। एक और होते हैं कर्मचारी और स्वरोजगार करने वाले, दूसरी ओर होते हैं बड़े व्यापार के मालिक और निवेशक। इन दोनों पक्षों के बीच का अंतर सिर्फ आमदनी में नहीं है, बल्कि सोचने, काम करने और खासकर आमदनी पैदा करने के तरीकों में है। कर्मचारी समय के बदले पैसा कमाते हैं। जब वे काम करते हैं तो उन्हें वेतन मिलता है, जब नहीं करते तो कुछ नहीं मिलता। स्वरोजगार करने वाले जैसे कि दंत चिकित्सक या वकील अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी आमदनी पूरी तरह से उनकी खुद की मेहनत पर निर्भर है। एक दिन बिना ग्राहक के मतलब है एक दिन बिना कमाई के। वहीं दूसरी ओर व्यवसायी सिस्टम बनाते हैं। वो ऐसे ढांचे खड़े करते हैं जो उनके बिना भी काम करते रहते हैं। और निवेशक, वे अपने पैसे से काम करवाते हैं। उनके पास संपत्तियां होती हैं, हिस्सेदारी होती है, रणनीतियां होती हैं जो नींद में भी आमदनी बढ़ाती हैं। शायद तुम सोच रहे होगे कि रॉबर्ट, ये सब मेरी जिंदगी से बहुत दूर की बात लगती है। और यहीं पर तुम्हें अपनी सोच को बदलने की शुरुआत करनी होगी। सब कुछ एक जागरूकता से शुरू होता है, ये पहचानने से कि तुम अभी कहां हो और ये देखने से कि तुम कहां पहुंच सकते हो। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग सुरक्षा के नाम पर जीते हैं और दुनिया ने हमें यह सिखाया है कि सुरक्षा कुछ पवित्र होती है। लेकिन सच्चाई यह है, जितना तुम एक स्थिर तनख्वाह से चिपके रहोगे उतना ही तुम स्वतंत्रता से दूर होते जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कल अपनी नौकरी छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं कि अपने काम को अंतिम मंजिल समझना बंद करो, उसे एक साधन मानो। अभी का काम तुम्हारे लिए प्रशिक्षण का मैदान बन सकता है। इससे स्किल सीखो, रिश्ते बनाओ, पूंजी जमा करो। लेकिन याद रखो, अगर तुम हमेशा वहीं रुके रहे तो तुम खेल के गलत हिस्से में ही रहोगे। ज्यादातर लोग धन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे अपनी स्थिरता की झूठी तस्वीर बनाए रखने में लगे रहते हैं। वे महंगे घर खरीदते हैं, ईएमआई पर गाड़ियां लेते हैं, नया फर्नीचर खरीदते हैं, बस ये दिखाने के लिए कि वो सफल हैं। लेकिन वे फंसे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, डर में जीते हैं। और जानते हो इस व्यवहार की जड़ क्या है? मानसिक प्रोग्रामिंग। उन्हें आज्ञा मानने, सवाल ना करने, चुपचाप चलने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब ध्यान से सुनो, अमीर लोग वे नियम नहीं मानते जो तुम मानते हो। वे नौकरी जाने से नहीं डरते, उन्हें महीने के अंत की तनख्वाह का इंतजार नहीं रहता। उनके पास संपत्तियां होती हैं, उनके पास सिस्टम होते हैं, उनके पास नकद प्रवाह होता है। और अब एक आंकड़ा जो सोने के बराबर है। गैलप के एक सर्वे के अनुसार लगभग 85% लोग अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं। 10 में से 8 लोग सुबह बिना किसी जोश और उद्देश्य के उठते हैं। क्या यही जीवन है? क्या इसे तुम सफलता कहते हो? मुझे नहीं लगता कि ये सच है और इसी वजह से तुम्हें अब उस चतुर्भुज के दूसरी ओर जाने का रास्ता खुद बनाना शुरू करना चाहिए। लेकिन तुम सोच सकते हो, रॉबर्ट, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं कैसे शुरू करूं? जो तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो। समय, इच्छा और जिज्ञासा। सीखो, पढ़ो, किताबें पढ़ो, ऐसे वीडियो देखो, उन कौशलों को विकसित करो जिनकी असली दुनिया में जरूरत है। एक अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बनाओ, एक छोटा व्यवसाय शुरू करो, उस चीज में निवेश करो जिसे तुम समझते हो। और सबसे जरूरी बात, अभी जिस ढांचे में तुम रह रहे हो उसी के भीतर सोचने का तरीका बदलो। एक उद्यमी की तरह सोचो। ये कोई छलांग नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक रोज का चुनाव है। मैंने एक आम गलती बार बार देखी है। लोग सीधे निवेशक बनना चाहते हैं बिना उद्यमिता को समझे। व्यापार की समझ के बिना निवेश करना वैसा ही है जैसे कोई बिना ऊंचाई मापने वाले यंत्र के हवाई जहाज उड़ाए। नतीजा निश्चित रूप से खराब होगा। इसीलिए सही तरीका यही है कि पहले एक छोटा व्यवसाय खड़ा किया जाए। ये कोई भव्य योजना नहीं होनी चाहिए, ये किसी साधारण समस्या का सरल समाधान हो सकता है। असल बात यह है कि तुम कोई ऐसी चीज बनाओ जो मूल्य पैदा करे। ऐसा सिस्टम खड़ा करो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी काम करे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कॉलेज में मिठाइयां बेचनी शुरू की और आज वो पूरी बेकरी चेन के मालिक हैं। मैंने लोगों को मोबाइल से वीडियो बनाते हुए देखा है जो आज लगभग 1,75,00,000 रुपए सालाना कमाने वाली मीडिया कंपनियां चला रहे हैं। तुम्हारी सफलता की कुंजी तुम्हारी शुरुआत का आकार नहीं है, असली फर्क आता है तुम्हारी सोच के आकार से।
इस चतुर्भुज ने मुझे जो सिखाया और जो मैं आज तक सिखाता हूं वो ये है कि आजादी ज्यादा घंटे काम करके नहीं मिलती। आजादी मिलती है समझदारी से, सोची समझी पसंद से, लंबी सोच से और सबसे बढ़कर उस ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकलने की हिम्मत से। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम दिन भर में कितने फैसले डर के आधार पर लेते हो? नौकरी खोने का डर, जोखिम उठाने का डर, लोगों को पागल लगने का डर, असफल होने का डर। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि वही डर वही जगह है जहां से तुम्हारी जिंदगी में असली बदलाव हो सकता है, क्योंकि जब तुम डर को पार करते हो और अनजान की ओर बढ़ते हो तभी असली विकास होता है। अब तुम्हें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि यह रास्ता आसान है या नहीं, क्योंकि यह आसान नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या तुम सिर्फ सुरक्षा के लिए जीते रहना चाहते हो या अपनी खुद की आजादी बनाना चाहते हो? क्योंकि दिन के अंत में दुनिया उस व्यक्ति को इनाम नहीं देती जो सबसे ज्यादा काम करता है। दुनिया उसे इनाम देती है जो खेल को समझता है। और ये खेल मेरे दोस्त मेहनत का नहीं है, ये खेल है रणनीति का, ये खेल है सही सवाल पूछने का, ये खेल है चूहों की दौड़ से बाहर निकलकर अपनी खुद की सड़क बनाने का। चुनाव तुम्हारे हाथ में है और ये आज से शुरू होता है। अगर इस वीडियो से तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये होनी चाहिए कि असली संपन्नता तुम्हारे मन में शुरू होती है और वो तभी हकीकत बनती है जब तुम पैसे के प्रति अपना व्यवहार बदलने का फैसला करते हो। बात सिर्फ ज्यादा कमाने की नहीं है, बात है तुम्हारे सोचने के तरीके की, तुम्हारे कर्मों की और सबसे बढ़कर इस बात की कि तुम खेल का कौन सा पक्ष चुनते हो।